आगे आगे आ जाओ, क्यों इतना पीछे बैठे? चलो पहले तो मुझे ये बताओ, जितने बच्चे बैठे हैं लगभग सबको चैप्टर 1 आता है? चैप्टर 1 कोई बच्चा ऐसे जैसे चैप्टर 1 बिल्कुल भी ना कर रहा था? पोलैरिटी वाले में नहीं है, वीडियो से भी नहीं कर रहा? हाँ तो कोई बात नहीं, वीडियो में मैं ही पढ़ा रहा हूँ। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने चैप्टर 1 आपने नहीं करा होगा? क्वेश्चन आता है? देखो ऐसा है बच्चों, अभी जिन्होंने चैप्टर 1 बजे तक, तो भाई आप लोगों को जिन्होंने चैप्टर 1 नहीं करा हुआ समझ ही नहीं आएगा कि क्या चल रहा है, ठीक है? और अगर चैप्टर 1 करा हुआ है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बस जो कराया जा रहा है उसको ध्यान से समझ लेना, बात बन जाएगी। बात ऐसी है, जब आप टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर होके आएंगे तो आपको इन मेजर टॉपिक्स पे फोकस जरूर करना है। आयुष एक बार पर्दा ढक देना पीछे जाके। शुरुआत जहां से होती है ये है एटॉमिक मास एंड मोलर मास से। एक हल्का सा मैं एक ओवरव्यू आपको बता रहा हूं कि आप लोगों ने सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर इन दो चीजों का जिक्र मुझसे सुना होगा, एटॉमिक मास और मोलर मास। जैसे कि क्लियरली पता है, एटॉमिक मास इज द मास ऑफ वन एटम एंड द मोलर मास इज द मास ऑफ वन मोल एटम। आप लोग इसमें शुरू से आगे थे, मोलर मास एटॉमिक मास है, ठीक है, बहुत बढ़िया। सो एटॉमिक मास मोलर मास करवाया था। इसके बाद ना बच्चों मैंने ना आप लोगों को एक मोल कॉन्सेप्ट समझाया था। ये मोल कॉन्सेप्ट में ना मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो। याद आ रहा है? फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड एंड थर्ड, 3 फॉर्मूले करवाए थे। क्या क्या थे फॉर्मूले पता है आप लोगों को? एक तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकल जाते हैं किसी भी चीज के, कि उसका अभी गिवन मास कितना है और अपॉन में उसका मोलर मास कितना है। देखिए बड़ी सिंपल सी चीज है यार। अगर किसी का मोलर मास, जैसे कि कोई बोले कि कार्बन का मोलर मास 12 ग्राम पर मोल है, तो जिसने थोड़ा सा ही पढ़ा है उसको सब कुछ याद आ जाएगा। 12 ग्राम पर मोल का बड़ा क्लियर सा मतलब होता है कि कार्बन जब एक मोल होते हैं संख्या में, यानी 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं कार्बन के, तब उसका मास 12 ग्राम होता है। या 12 ग्राम कार्बन इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ कार्बन, यही तो मतलब होता है। तो अगर कोई बोले कि मेरे पास 36 ग्राम कार्बन है, इसका मतलब कितने मोल कार्बन है? 3 मोल। सिंपल तो है, मास करो ऊपर 36 ग्राम, नीचे उसका मोलर मास रखो 12 ग्राम, तो कट के कितना आ जाएगा? 3 मोल आ जाएगा। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं मुश्किल इसके अंदर। ऐसे ही मैंने सेकंड फॉर्मूला जो नंबर ऑफ मोल्स का आपको सिखाया था बच्चों, वो था कि ऊपर रखो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी है, डिवाइड बाय क्या? एवोगैड्रो नंबर। उसके बाद तीसरा वाला फॉर्मूला था कि किसी भी चीज के नंबर ऑफ मोल्स ऐसे निकलेंगे कि उसका कितना वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, याद आ रहा है? अपॉन में 22.4 लीटर एट, हमने पाया था एसटीपी पे कोई भी एक मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है? 22.4 लीटर। एसटीपी कंडीशन क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, व्हेन द प्रेशर इज 1 atm, जो कि अभी हम सबके ऊपर 1 atm का दबाव है, एंड द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, और वी कैन से दैट 273.15 केल्विन। इतने टेम्परेचर प्रेशर पर हर गैस, मतलब एक मोल गैस मतलब 6.023 10 की पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ गैस ऑक्यूपाई कितना करते हैं वॉल्यूम? 22.4 लीटर। समझ में आ रही है नहीं? अगर वो बोले कि एसटीपी कंडीशन पे किसी ने 44.8 लीटर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है, तो क्लियर है कि वो 2 मोल गैस है। कितने मोल गैस है? 2 मोल। ये समझाया गया था बच्चों आपको लास्ट मतलब जब भी चैप्टर करवा रहे थे। इसके बाद में आप लोगों को बच्चों लेके आया था, जैसे ये कॉन्सेप्ट हमारा खत्म होता है, सो आई थिंक मैंने आपको इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहले कराया होगा। मोटे मोटे टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, जो मेजर टॉपिक्स हैं, इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जब ये हो जाता है हमारा, अब टॉपिक तो पूरा हमने करा हुआ एम्पिरिकल वाला, याद करो उसमें परसेंटेज मिलती थी, इतने परसेंट कार्बन, इतने परसेंट ये। फिर परसेंटेज के जरिए हम लोग क्या निकालते थे? नंबर ऑफ मोल्स। फिर नंबर ऑफ मोल्स का क्या करते थे? सिंपलेस्ट रेशियो, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाता था। याद आ रहा है? ये सब प्रोसेस हमने करा हुआ बच्चों। इसके बाद मैंने आप लोगों को स्टोइशियोमेट्री सिखाया था, याद आ रहा है? स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप जानते हैं। इतने ग्राम को कितना क्या चाहिए, इतने कार्बन को कितनी ऑक्सीजन चाहिए, बहुत सिंपल है। अगर आप लोगों ने एक बार भी टॉपिक कर रखा है ना, तो आप फंसोगे नहीं। बस थोड़ा सा घर पे रिवाइज कर लेना जो भी पढ़ाया था। इसके बाद आता है बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट की रिएक्शन में कौन कम पड़ जाएगा, कौन ज्यादा पड़ जाएगा। उसके बाद आता है बच्चों एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, याद आ रहा है? एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि सॉल्यूशन में सोल्यूट की मात्रा कितनी है उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। तो उसका एक तरीका मैंने बच्चों आप लोगों को क्या सिखाया होगा? मास परसेंटेज,
वन ऑफ द वे इज द मोल फ्रैक्शन। ये मैंने आपको बोला था कि सॉल्यूट के अमाउंट को पहले वाली चीज परसेंटेज की टर्म्स में बताती है कि अगर बोले 20% सॉल्यूट है, इसका मतलब 20% सॉल्यूट है, बाकी का 80% बोलो क्या है, सॉल्वेंट है। अगला वाला मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में बताता है कि 1/5 फ्रैक्शन में से सॉल्यूट है और 4/5 फ्रैक्शन में सॉल्वेंट है। मतलब 1/5 का मतलब होता है टोटल 5 पार्टिकल में से एक पार्टिकल किसका है, सॉल्यूट का, और 4 पार्टिकल सॉल्वेंट के हैं। इसके बाद बच्चों आप लोगों को मोलैरिटी सिखाया गया था, और क्या सिखाया गया था बच्चों, मोलैरिटी। These two are the very important topics of this chapter, molarity and molality एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों आप लोगों ने क्या करे थे, 5 लॉज ऑफ कॉम्बिनेशंस, 5 लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन, जिसमें से मैं 4 आपको समझा चुका हूं विद एग्जांपल। प्रॉपर हमने समझा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन क्या है, याद है कि अगर पानी के अंदर हमेशा ऑक्सीजन 88.8% है तो हर जगह पे पानी में इतना ही परसेंटेज होगा ऑक्सीजन का, वो डेफिनेट प्रपोर्शन को बोलता है। अरे भूल गए क्या, करे थे, ठीक है। सो ये 5 लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन है, और ये है बच्चों आप लोगों का चैप्टर जो आपको अच्छे से आना चाहिए। इतनी ही चीजें ढंग से अगर आपने कर ली तो अब आप जैसे सोचते हैं ना स्कूल में सर क्या इन्हीं में से आएगा, कुछ इधर उधर भी जा सकता है, तो इधर उधर बस से वही जा सकता है जो आज होगा, बेसिकली एक्सरसाइज, है ना। तो एक्सरसाइज के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली हम लोग इन कॉन्सेप्ट्स के बीच में डिस्कस नहीं करते, होते हैं इन्हीं से रिलेटेड है, तो उनको आज हम बनाते हैं। तो जल्दी से आप लोग अपनी एक्सरसाइज निकालें, लेकिन बुक तो होगी नहीं आप लोगों के पास, तो मैं ही बोर्ड पे खोल लेता हूँ बुक को। समझ याद आ गया थोड़ा सा कि क्या पढ़ा हुआ है हमने अभी तक, पक्का ना। सो गाइस दिस इज योर एनसीईआरटी, और आ जाते हैं इसकी बैक एक्सरसाइज पे। देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, बड़े ध्यान सुन लेना, हर साल बच्चों को बताता हूँ। कुछ बच्चे बहुत सीरियस होकर इसको कर जाते हैं, कुछ बच्चे वैसे ही मजाक में लेते हैं और बाद में उनको पता लगता है जब पेपर में आ जाता है। ये जो लास्ट के 4 क्वेश्चन है ना, 33, 34, 35, 36, आप ये मार्क कर लीजिए। 10 में से 9 टीचर कंफर्म्ड एक क्वेश्चन इसमें देते हैं, 10 में से 9 टीचर, और ये 10 के 10 भी दे सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। कोई रेयरली कोई टीचर ऐसा होता है जो बस बच्चों से मजे लेने के लिए छोड़ देता है कि पता ही होगा इन सबको, कि सब टीचर ने बता ही दिया होगा कि ये 4 क्वेश्चन तो आने ही है, ठीक है। तो ये 4 वो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा हिट करते हैं, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, आते ही आते हैं। हम हर साल बच्चों को कंफर्म बोलते हैं और स्कूलों में पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है, ध्यान रखना। तो ये 4 क्वेश्चन हम फिर से बनाएंगे बच्चों, ठीक है ना, जिसमें से मैं 36वां आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। याद आ रहा है, थोड़ा सा करके देख लेते हैं फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। तो 36 क्वेश्चन में क्या बोलता है बच्चों, याद करते हैं। तो 36 क्वेश्चन में सिंपल डायरेक्ट बोलता है कि भैया एक रिएक्शन है 4HCl प्लस में MnO2 गिव राइज टू क्या है बच्चों, 2H2O, और प्लस में है MnCl2 प्लस में Cl2। कह रहा है बताइए हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विद द 5 ग्राम ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड। बताइए अगर ये 5 ग्राम है तो कितने HCl की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, अगर ये 5 ग्राम है तो कितने HCl की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अच्छा इसके लिए क्या होगा, अभी तो फिलहाल एनसीईआरटी में है, लेकिन जब भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ना तो वो कुछ चीजें गिवन जरूर करेगा क्वेश्चन के अंदर, लाइक मोलर मासेस जरूर गिवन करेगा। बिल्कुल बेफिक्र होकर जाइएगा इस बात के लिए कि मोलर मासेस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, 100% मिलेंगे, ठीक है। तो मैग्नीज का मोलर मास कितना होता है बोलो, 55 ग्राम पर मोल होता है। ऐसी बाकियों की मोलर मास भी वो दे सकता है। मोलर मास ऑफ क्लोरीन, देखो गवर्नमेंट स्कूल में तो कंफर्म है, प्राइवेट स्कूल में कुछ टीचर हो सकता है ना दे, तो भैया आप उनसे पूछने का अधिकार रखते हैं, बिकॉज सीबीएसई की गाइडलाइंस है कि बच्चों को ऐसी कांस्टेंट वैल्यूज जो है बताई जाए, ठीक है ना। मैग्नीज, क्लोरीन, ये सब एटॉमिक नंबर्स, ये जो मोलर मासेस है, ये कांस्टेंट चीजें होती हैं, बच्चों को बतानी पड़ती है। आप कुछ क्वेश्चन सुन लीजिए कि अगर 5 ग्राम मैग्नीज ऑक्साइड लगता है तो कितने ग्राम HCl चाहिए होता है। तो याद आ रहा है स्टीशियोमेट्री है ये, स्टीशियोमेट्री में क्या पढ़ा था, पहले ये निकाल लो कि इसके कितने ग्राम को ये कितने ग्राम चाहिए होता है। तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है, एक, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, तो 35.5 और एक कितना हो गया 36.5, 36.5 को 4 से कर देंगे तो ये आएगा 146 ग्राम, कितना आएगा, अरे नहीं समझे मेरी बात को, 4 HCl।
MnO2 में Mn 55 है, 2 ऑक्सीजन बच्चों 32 हो जाएगा, तो 55 और 32 कितना हो जाएगा बोलो 87। सो ये 87 ग्राम है, मतलब क्लियर है सर। 87 ग्राम ऑफ मैग्नीज ऑक्साइड को 146 ग्राम HCl चाहिए। हाँ बाकी भी निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं कि फिर इतने ग्राम इतने ग्राम इतने ग्राम की बनता है, लेकिन फिलहाल जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने सिर्फ इतना पूछा कि कितने मैग्नीज ऑक्साइड को कितना HCl चाहिए होगा। तो बस सिंपल सी आप लोग बात बोलेंगे सर 87 ग्राम ऑफ मैग्नीज ऑक्साइड रिक्वायर्ड, 87 gram of manganese oxide required, 146 gram of HCl, so 5 gram of manganese oxide required, तो बोलेंगे 5 into 146 डिवाइड बाय, और सॉल्व कर देंगे इसको, तो ये कुछ 8.39 आएगा, 8.39 ग्राम ऑफ HCl। ठीक है, समझ में आ रही कि नहीं बात? तो इतने HCl चाहिए होगा, सिंपल है, स्टोइचियोमेट्री क्वेश्चन। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अच्छा 33 देखना, 33 देखना पहले, बिल्कुल नकली 33 हमने करा हुआ है क्लास में, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन करा हुआ है सेम। तो 33 तो वर्बली कर दो, जरा बताना 52 मोल ऑफ ऑर्गन का मतलब कितने ऑर्गन? सो 52 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर, क्योंकि एक मोल का मतलब होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23, तो 52 मोल का मतलब, तो अगर कोई बोले ना कि कौन सा क्वेश्चन है, 33 क्वेश्चन है, पहला पार्ट है 52 मोल ऑफ ऑर्गन, 52 मोल ऑफ ऑर्गन, सो वी कैन से दैट 52 इंटू में 6.023 इंटू 10 की पावर इतने ऑर्गन्स हैं, सॉल्व कर लीजिएगा। सेकंड क्या बोलता है बच्चों, 52 यू ऑफ हीलियम। अब यू में तो एटॉमिक मासेस थे ना विशु, यू में क्या थे एटॉमिक मासेस, तो हीलियम के एक एटम का मास 1 एटम ऑफ हीलियम, या बोलो कि 4u का मास कितना था, बोलो 1 एटम ऑफ हीलियम, तो 52u का मतलब कितने एटम्स हो गए, सीधा ही लिख दो ना यार, 13 एटम ऑफ हीलियम, 13 एटम ऑफ, एक हीलियम 4u का होता तो 52u के अंदर कितने हीलियम एटम है, 13 हीलियम एटम, 13 मोल नहीं 13 हीलियम एटम है, ठीक है ना, 4u का एक हीलियम होता है। अगर आपने एटॉमिक मास मोलर मास वाली क्लास से अटेंड करी हुई तो आपको ये एकदम समझ में आ जाएगा, नहीं करी हुई अटेंड तो बच्चों मिसिंग लगेंगी। मैंने आपको बोला ना, चीजें अगर आपने शुरू से अटेंड कर ली हैं तो ये बिल्कुल एकदम समझ में आने वाली क्लास, और अगर नहीं करी हुई, कुछ भी मिसिंग है, मोलैरिटी स्टोइचियोमेट्री कहीं पर भी कुछ भी मिसिंग है, दिक्कत तो आएगी भाई। उसके लिए फिर आपको वीडियोस कवर करनी है जो आपके ग्रुप में डली हुई है। उसके बाद क्या बोलता है, 52 ग्राम ऑफ हीलियम, अब ग्राम में दिया हुआ है, सो आप लोग जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला सीधा ग्राम में क्या रहेगा, मास अपॉन में मोलर मास। हीलियम का मोलर मास कितना होता है, 4 ग्राम पर मोल होता है, और ये कितने बोलो, तो कितने मोल हीलियम हो गया, 13 मोल हीलियम बोल दो, या बोल दो 13 गुना में 6.023 इंटू 10 की पावर 23 हीलियम, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, आंसर आ गया। कुछ भी मुश्किल नहीं था इन दो क्वेश्चनों में, तो है ना, ये भी बहुत इजी, ये भी बहुत इजी है, और मैं ऑलरेडी ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लास में करा चुका हूँ, बट ये दोनों नहीं कराए, और ये दोनों बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन दो को करने के लिए आप लोगों को कंसेप्ट पता होने चाहिए, मोलैरिटी, क्वेश्चन नंबर 35 में मोलैरिटी आपको पता होनी चाहिए, स्टोइचियोमेट्री आपको पता होनी चाहिए, दो चीजों का कॉम्बिनेशन है क्वेश्चन नंबर 35, और मैंने सबसे ज्यादा रिपीट होता हुआ क्वेश्चन 35 ही देखा है, सबसे ज्यादा रिपीट जो होता है, क्योंकि 34 ना बहुत ही ज्यादा लंबा क्वेश्चन है, बस इसलिए 34 जनरली टीचर्स कम देते हैं, बट 35 तो है भाई इजी। आइए क्या बोलता है, एक रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में 2HCl, और इससे क्या बनेगा बच्चों, कैल्शियम क्लोराइड प्लस में CO2 प्लस में H2। अब सवाल सुनो, उसका क्या है, कह रहा व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कितने मास कैल्शियम कार्बोनेट की रिक्वायर्ड होगी अगर टू रिएक्ट कंप्लीटली विद द 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl। मेरी बात को समझने की कोशिश करें, उसने क्या बोला है, पहले थोड़ा सा हल्का सा कुछ याद कर ले मोलैरिटी के बारे में, क्या होती है मोलैरिटी, कहां लिखूं, हेलो, क्लास में अभी 10 बजे रात में 2 बजे, हाँ कुछ काम है जरूरी, क्लास। सो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिन बच्चों को मोलैरिटी का फॉर्मूला नहीं पता ना, थोड़ा सा ध्यान दो मोलैरिटी के फॉर्मूले पे भी। आइए समझा देता हूं मैं हल्का सा। देखिए मोलैरिटी क्या होता है किसी सॉल्यूशन की, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन
जिन बच्चों को नहीं पता, बहुत सिंपल सी चीज है कि मान लीजिए कि मेरे पास ये एक सॉल्यूशन है, इसके अंदर मैंने, आज हम कुछ करने भी वाले हैं इसी से रिलेटेड, तो हल्का सा सुन लीजिए। ये मेरे पास एक सॉल्यूशन है, दैट्स अ 5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और इसके अंदर बच्चों आप लोगों ने ना, मान लेते हैं कि 20 मोल कोई सॉल्यूट डाला हुआ है। अब सॉल्यूट में क्या हो सकता है कुशल? शुगर हो सकती है, वट एवर, ग्लूकोज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सर। 20 मोल पार्टिकल कोई डाले जाए ना, 20 मोल, मोल समझते हो ना, इतने पार्टिकल्स डाले इस चीज के। तो इसकी मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी होता है, देखिए ये मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, ऑल ऑफ देम ट्राइंग टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूट के अमाउंट को बताना चाह रहे हैं सॉल्यूशन में कितना है। तो मुझे बताओ कि अगर 20 मोल सॉल्यूट पूरे 5 लीटर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, शुभम, 20 मोल सॉल्यूट पूरे 5 लीटर में क्या हो चुका है? डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है यूनिफॉर्मली। तो मुझे बताओ जरा कि उसके 1 लीटर पर, मान लेते हैं इतना इतना जो पोर्शन है ना वो 1 लीटर है, ये उसका 1 लीटर पोर्शन है। तो मुझे बताओ अगर पूरे 5 लीटर में 20 मोल शुगर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, तो 1 लीटर पे कितना मोल शुगर होगा? 4 मोल, है ना? बोलोगे ना कि 4 मोल सॉल्यूट है, 4 मोल सॉल्यूट है इन 1 लीटर, इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज एक्चुअली मोलैरिटी। इसी को बोलो क्या बोलते हैं? मोलैरिटी। So molarity is nothing but it is the number of moles of solute present in 1 liter of the solution. You have a 5 liters of solution, you have a 10 liters of solution, you have a 12 liters of solution, जितना मर्जी हो, बट उसके 1 लीटर पर कितने सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स है, ये बोलो उसकी क्या होती है? मोलैरिटी होती है। सो गेट माय पॉइंट और नॉट की मोलैरिटी क्या चीज होती है? तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा जरा बताना। आप लोगों ने 4 मोल कैसे निकाला जरा बताओ? आपने 4 मोल कैसे निकाला? 20 मोल को 5 लीटर से डिवाइड कर दिया तो अपने आप आ जाएगा कट के 4 मोल पर लीटर, 4 मोल पर लीटर। तो आप लोग कैसे बोलोगे मोलैरिटी निकलने का तरीका? कि ऊपर तो लिख देंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या लिख देंगे? वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन बात यह है कि कभी कभी वो नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली नहीं देता है। आप जानते हो कि नंबर ऑफ मोल्स कभी कभी डायरेक्टली ना दे तो वो उसका मास दे सकता है। मास से क्या निकल जाता है? मास अपॉन मोलर मास करके क्या निकल जाता है? उसके नंबर ऑफ मोल्स। जैसे किसी का मोलर मास ही 12 ग्राम है और अभी वो मैंने 36 ग्राम लिया हुआ है, तो क्लियर तो पता लग रहा है 3 मोल है वो। कितने मोल है बोलो? तो मास अपॉन मोलर मास करके हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने आते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर उसने डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स नहीं दी तो मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय, बोलो क्या? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, नहीं आ रहा बच्चों याद, इनटू में 1 बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हल्का बात समझ में आ गई? तो मोलैरिटी को बस एक्सपेंड ऐसे कर दिया गया और कुछ भी नहीं है सर। समझ में आ गई बात? अब जरा क्वेश्चन पे चलते हैं वापस से। सो व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी इज सम मेथड टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन and it express the concentration in the terms of number of moles of solute present in 1 liter of the solution। टोटल में जितने हैं वो हैं, बट उसके 1 लीटर पर कितने सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, ये उसकी बोलो क्या होती है? मोलैरिटी होती है। समझ में आ गई कि नहीं आगे बात? चलिए वापस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो भैया हमारा क्वेश्चन क्या था वो समझिए। ये क्वेश्चन पे कुछ स्टीशियोमेट्री का, जिस बच्चे को स्टीशियोमेट्री आती है वो बिल्कुल कुछ देखेगा कि हाँ यार, ये पूछ रहा है कि कितना कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड है अगर मेरे पास कितना HCl है। ध्यान से सॉल्यूशन को समझने की कोशिश करो। ये कह रहा है कि मेरे पास ना सॉल्यूशन में ना 25 ml HCl है। कितना HCl है बोलो? ध्यान से समझने की कोशिश करो, बड़ा इजी क्वेश्चन है। ये बोलेगा मेरे पास ना 25 ml HCl है और इसकी जो कंसंट्रेशन है बताओ कितनी है बच्चों? 0.75 मोलर। मोलर मतलब होता है इतने मोल। मतलब क्या है? कुछ बच्चे कहेंगे सर ये लीटर पे कैसे बात कर रहे हैं जब बात ही 25 मोल की है, 25 ml की है। अरे भैया वैसे भी 25 ml है, लेकिन वो बता रहा है कि अगर ये 1 लीटर कंसंट्रेशन का होता, अगर इसमें 1 लीटर सॉल्यूशन रख दिया जाए इसका, तो उसमें कितने मोल पार्टिकल्स हैं HCl के? 0.75 मोल। लेकिन मेरी बात को समझने की कोशिश करना। कुछ यहाँ पर ध्यान दो, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है अगले 1 मिनट, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। आप ये कहते हो कि सर मैं बता देता कैल्शियम कार्बोनेट कितना चाहिए अगर ये मास में दिया होता। किसमें दिया होता? क्योंकि मैं बताया था इतने मास को इतना मास चाहिए, तो अगर मुझे इसका मास पता होता तो बात बन जाती। उसने बस मास ना देके सब कुछ दे दिया। उसने बता दिया सॉल्यूशन 25 ml है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी बताई उसने? 0.75 मोलर। तो भैया क्या आप इन सब चीजों के जरिए उसका मास नहीं निकाल सकते? समझ रहे? जैसे कोई तुम्हें मास अगर दे दे, कोई तुम्हें मास दे दे तो तुम बाकी चीजें निकाल लोगे ना, मोलैरिटी वगैरह। तो अगर तुम्हें किसी ने मोलैरिटी दे रखी है, मोलर मास तुम्हें पता ही है HCl का, वॉल्यूम तुम्हें पता ही है 25 ml है, तो क्या उसका मास नहीं निकाल लोगे? कॉरेस्पॉन्डिंग कितना मास होगा? नहीं है बात समझ में किशन? कि अगर कोई तुम्हें ये बोल रहा है कि 25 ml HCl है, 25 ml का HCl है, इसमें 25 ml HCl है, कंसंट्रेशन कितनी है? 0.75 मोल पर लीटर है, तो बताइए जरा अभी इसमें कितना ग्राम HCl होगा? नहीं पता लगा सकते? पता लगा सकते हैं, फॉर्मूला
वी हैव अ फॉर्मूला। तो हमने कहा सर हमें वॉल्यूम पता है, हमें मोलैरिटी पता है, तो मैं यहां से पहले क्या निकाल रहा हूं, करस्पॉन्डिंग मास। क्या निकाल लूंगा? चलिए इधर देखते हैं बच्चों, इधर दक्ष नहीं आ रहा समझ में, या आएगा एग्जाम में भी, ध्यान रखना। मोलैरिटी ऑफ HCl कितना होगा जरा बताना, मास ऑफ HCl डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ HCl इनटू में क्या, 1 बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लीटर में लिखना बहुत जरूरी है। तो जल्दी से मुझे बताओ क्या क्या तुम्हें बताइए, पता है HCl का मोलर मास पता है? अरे 35.5 और एक 36.5 तो होता है, और वॉल्यूम पता है सॉल्यूशन का, पता है, तो क्या निकल आएगा, मास। जैसे ही मास निकल के आएगा, अब इस क्वेश्चन में कोई दम बचेगा? यही सोचो ना, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको दो कॉन्सेप्ट्स लिंक करवा रहा है, वन इज मोलैरिटी, द अदर वन इज स्टोइचियोमेट्री। एंड सीबीएसई को बड़े पसंद है कि एक ही क्वेश्चन के अंदर अगर वो दो कॉन्सेप्ट पूछ पाए तो कम नंबर में वो ज्यादा बातें बच्चे से डिस्कस कर पा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यही इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी तक जो मैंने पिछले क्वेश्चन कराए थे उसमें सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा था, बट ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ दो कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन जो है कॉम्बिनेशन ऑफ दो कॉन्सेप्ट है। तो क्या करना है सब बच्चे, यहां पर पहले इसकी इन सब वैल्यूज से क्या निकलेगा, मास, और फिर उस मास के जरिए तो निकल ही जाएगा स्टोइचियोमेट्री लगा के। चलिए मास निकालते हैं, सब बच्चे तो कितना आएगा, 0.75 मोलैरिटी। मास निकालना है HCl का, मास ऑफ HCl, मास ऑफ HCl, और बताओ मोलर मास कितना, सॉरी 36.5। याद रखना ये वाली चीज, अभी उसमें भी आएगी काम, क्या बोलते हैं आज के एक्सपेरिमेंट में भी। और 1 बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर कितना आएगा, कोई दिक्कत, मास ऑफ HCl निकल गया। कितना HCl होगा एक्चुअली जब वो 25 ml होगा इतनी कंसंट्रेशन के साथ, तो हमने कहा इन सबको मल्टीप्लाई करा तो कितना आया, दिस विल बी 0.68 ग्राम, 0.68 ही ले लो, 0.68 ग्राम मतलब कितना HCl हमारे पास है, बताओ जरा। बस अब क्वेश्चन में कोई दम नहीं बचा। बताओ क्यों नहीं बचा, क्योंकि सर यही चीज एक्चुअली में क्या है, यही चीज इक्विवेलेंट है, बताओ कितने ग्राम के, पॉइंट 0.68 ग्राम HCl है, और उसने पूछा है कि बताइए कितना कैल्शियम कार्बोनेट लगने वाला है। तुम क्या करोगे, तुम कहोगे इतने को इतना लगा तो इतने को कितना लगेगा, खत्म कहानी। नहीं आया समझ में, बस इतनी चीज के कोरस्पॉन्डिंगली मैंने अब इतना मास लिख दिया है, क्योंकि जब इतनी मोलैरिटी और इतना वॉल्यूम होगा तो मास इतना होगा। समझ आया या नहीं आया, क्लियर है कि नहीं? जैसे कोई तुम्हें बोलते कि 25 ml पानी है तो उसका कुछ मास भी तो होगा ना उस वक्त पे तो वो हमने निकाल लिया उस तरीके से। तो 25 ml HCl था, हमने उसके हिसाब से उसका मास निकाल लिया। तो मुझे बताओ जरा सब बच्चे, HCl का ये वाला कितना है बताओ जरा, क्लोरीन का 35.5 और एक 36.5 इंटू 2 करेंगे तो बोलो कितना आएगा, 73। तो ये 73 ग्राम है, और ये कितना होता है, इसका 100 होता है बच्चों, निकाल के देख लीजिए, 40 इसका, 12 इसका, 52 और 48 इसका। तो बहुत क्लियर कट आंसर हो गया, 73 ग्राम ऑफ HCl रिक्वायर्ड। बताओ कितना बच्चों, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो बताइए 0.68 ग्राम ऑफ HCl को कितना रिक्वायर्ड होगा। बस इस क्वेश्चन में क्या खास था, बस वो समझ लीजिए कि मास डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, मास डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, पहले मास निकालना पड़ा बाय यूजिंग मोलैरिटी, एंड देन वही स्टोइचियोमेट्री कांसेप्ट लगाना पड़ा। समझ आ गया है, नहीं आ गया, नहीं आया समझ में? किसी को डाउट है तो बताओ। वितान मोल कांसेप्ट करा हुआ आपने भी शुरू से, स्टोइचियोमेट्री वगैरह सब ठीक है, जिसने करा हुआ है उसको तो आना चाहिए भाई समझ। So this will gives you 0.93 gram of calcium carbonate. Done or not? ठीक नहीं आया समझ में? जितेन क्लियर है ना? ठीक है, नेक्स्ट। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत धांसू, ठीक है, सो बिल्कुल एक्टिव रहना। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बोल सकते हैं कि लंबा भी है क्वेश्चन, काफी है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या है, आइए समझाना शुरू करता हूं, ढंग से सुनना। पहली बार थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन जब पूरा इसको सेकंड टाइम समझाऊंगा बहुत इजी लगने लगेगा। ध्यान सुनोगे आ जाएगा पक्का समझे। कह रहे कि एक वेल्डिंग फ्यूल गैस है, ध्यान देना भाई, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। अब वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए जितने भी फ्यूल्स होते हैं ना जनरली हाइड्रोकार्बन होते हैं। पता है आप लोगों को, आपका पेट्रोल भी हाइड्रोकार्बन है, मतलब कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ है। चलो बहुत सिंपल छोड़ो, आपके घर में एलपीजी है, ब्यूटेन है, ब्यूटेन क्या होती है, C4H10। अरे यही तो होती है एलपीजी, पता है ना? जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जनरली फ्यूल्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, पेट्रोल, कैरोसिन ऑयल, डीजल, ये सब हाइड्रोकार्बन्स है, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं।
तो कहता है कि एक वेल्डिंग फ्यूल गैस ना जल रहा है, मेरी बात समझिएगा, ये मान लेते हैं वेल्डिंग फ्यूल गैस जल रहा है, ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है, मतलब इसमें कौन कौन है बताओ जरा, कार्बन एंड, पता नहीं कौन सा हाइड्रोकार्बन, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन जरूर है। और जब ये जलता है ना, अरे जलता कैसे होगा बताओ जरा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कैसे बोलो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जलता होगा पक्का। अच्छा तुम खुद ही बताओ, जब कोई भी हाइड्रोकार्बन जलेगा, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन वाला कंपाउंड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा, तो वो दो चीजें रिलीज करेगा, एक CO2 और एक H2। नैतिक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? When any hydrocarbon is burnt in the presence of oxygen, it will gives you CO2 and H2। तो वो खुद ही बोलेगा, कहता है कि देखो हमारा एक वेल्डिंग फ्यूल गैस है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन है, बर्निंग ए स्मॉल सैंपल ऑफ इट, इट गिव्स ऑक्सीजन, स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से जलाने पर ये हमें कितने ग्राम, कितने ग्राम, 3.38 ग्राम तो हमें CO2 देता है, और 0.690 ग्राम हमें क्या देता है बताओ जरा, वाटर। और मान लेते हैं कि कोई और प्रोडक्ट नहीं देता। अच्छा क्यों CO2 H2 दे रहा है वो आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जलेगा, तो कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 बनाएगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर H2 बनाएगा। समझ में आ गया तक की बात? आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर मेजर्ड एट STP ऑफ दिस वेल्डिंग गैस इज फाउंड टू बी 11.6 ग्राम। हमने ये पाया कि जब ये वेल्डिंग गैस का वॉल्यूम कितना होता है बोलो, वॉल्यूम कितना होता है बोलो, 10 लीटर, 10 लीटर जब इसका वॉल्यूम होता है, तब इसका वजन कितना होता है, तब इसका मास कितना होता है बोलो, 11.6 ग्राम। मतलब 10 लीटर का जब इसका वॉल्यूम होता है ना, तब इसका वजन 11 ग्राम, 11.6 ग्राम होता है। अच्छा क्या हर चीज का 10 लीटर होने पे इतना ही मास होगा? जरूरी नहीं है बच्चों, मेरी बात समझिए। 10 लीटर हर चीज का डेंसिटी वगैरह के हिसाब से मैटर करेगा बच्चों ना। तो 10 लीटर का वॉल्यूम है और कितना मास है बताओ जरा, 11 पॉइंट, चिंता मत करिए बताऊंगा सब चीजों को क्या इस्तेमाल है। हालांकि शायद तुम थोड़ा सा समझ पाओ कि नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, जरा बताना, नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है, मास अपॉन, होता है मास अपॉन दक्ष, और यहां वॉल्यूम अपॉन में क्या होता है, 22 पॉइंट, अरे होता है कि नहीं होता ये फॉर्मूला भी, मास अपॉन मोलर मास तो होता ही है। थर्ड फॉर्मूला याद करो क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन में, क्योंकि इसका इस्तेमाल होने वाला है। और ध्यान से समझिए तुम्हें क्या क्या दिया हुआ है, तुम्हें दिया हुआ है कि जब ये 10 लीटर होता है कितना होता है बोलो, तब इसका मास कितना होता है, 11 पॉइंट। तो तुम्हें ये पता है, ये पता है, ये तो पता ही है, ये निकल आएगा, निकल आएगा। तो तुम्हें इस गैस का क्या पता लग जाएगा, मोलर मास। क्या पता लग जाएगा? मोलर मास बहुत हेल्प करता है आपकी ना, क्योंकि उससे आइडिया लगता है कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन होंगे। मेरी बात को समझने की कोशिश करें, मैं एक हल्का सा हिंट क्वेश्चन का पहले दे रहा हूं कि जब क्वेश्चन में मुझे उस क्वेश्चन के उस वाले फ्यूल का मास और वॉल्यूम दोनों दे दिया, मास और वॉल्यूम, तो मैं उसका क्या निकाल सकता हूं इजिली, मोलर मास। क्या निकाल सकता हूं, मोलर मास। तो आगे क्वेश्चन में मोलर मास पूछा भी है, मैंने इसीलिए आपसे जिक्र कर दिया। और उसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पूछी इस क्वेश्चन के अंदर, इंपेरिकल फॉर्मूला, और पूछा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर आपको थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट याद है ना इंपेरिकल फॉर्मूले का, तो आपको याद आएगा कि इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए मुझे पहले उस सब्सटेंस के अंदर, उस कंपाउंड के अंदर कितने परसेंट कार्बन है और कितने परसेंट हाइड्रोजन है, इसका पता होना बहुत जरूरी है। ये ढंग से सुन लीजिएगा, जिस बच्चे को इंपेरिकल फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट आता है ना, अगले 2 से 3 मिनट में क्वेश्चन पूरा क्लियर होने वाला है, पूरा क्लियर। क्योंकि मोलर मास तो वैसे ही समझ में आ जाना चाहिए, तब तक नहीं आया अभी भी समझ में। तो मेरी बात सुनो, याद करते हैं पहले इंपेरिकल फॉर्मूले में क्या करते हैं दक्ष, याद करो इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकाला है। पहले क्वेश्चन में यूं मिलता था, कंपाउंड कंटेन्स दिस परसेंटेज ऑफ कार्बन, दिस परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, दिस परसेंट ऑफ ऑक्सीजन। नहीं आ रहा याद? वो टोटल मिला के 100% बन रहा होता था। फिर मैं 100 ग्राम का सैंपल लेके सबका मास ले लेता था, और फिर मैं सबके मास से उसके क्या निकालता था, नंबर ऑफ मोल्स। फिर नंबर ऑफ मोल्स की क्या बनाता था, सिंपलेस्ट रेशियो। तो इंपेरिकल फॉर्मूला आता था। नहीं आ रहा है लेकिन सर यार, तो मुझे अगर इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है इस वाले फ्यूल गैस का, इस हाइड्रोकार्बन का, तो वी फर्स्ट नीड द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड, तो ऐसे मुझे आइडिया लगा मुझे परसेंटेज निकालनी है। और मैं कैसे निकालूं, मुझे तो CO2 पता है। आइए बच्चों यही सीखना है बच्चों हम लोगों को। तो मुझे सब बच्चे बताना CO2 कितने ग्राम है, 3 पॉइंट, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस 3.38 ग्राम CO2 में कितना कार्बन है, कितना कार्बन है, कैसे बताओगे? तो ऐसे बताएंगे, मुझे बताओ जरा जनरली CO2 होता कितने ग्राम है, 44 ग्राम। तो मुझे सब बच्चे बताना 44 ग्राम ऑफ CO2 में कितना कार्बन होता है, 12 ग्राम। अरे ध्यान देना भाई सभी बच्चे, कुशल, 44 ग्राम CO2 होती है, 12 एरी 32 एरी, तो पूरे 44 में कितने ग्राम कार्बन होता है, 12 ग्राम। जितेन, तो मुझे बताओ 3.38 ग्राम ऑफ CO2 में कितना कार्बन होगा, निकाल लेंगे ना प्रोपोर्शनली, 3.38 इंटू 12 डिवाइड बाय क्या, जिन्होंने स्टीशियोमेट्री सीखे है जानते हैं मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर। तो कितना आया बच्चों आंसर, कुछ ये 0.93 के आसपास कुछ ऐसे आता है, 3.38 इंटू 12 डिवाइड बाय 44, दिस इज 0.92 ग्राम ऑफ कार्बन। बच्चों बातें नहीं करनी हो, ध्यान से सुनना है, बिल्कुल एक्टिव रहेंगे। ये 3.38 ग्राम CO2 में एक्चुअली में कितना कार्बन है, 0.92 ग्राम तो कार्बन है। ऐसे ही मुझे तो H2O में निकालता हूं, सब बच्चे बताना। मैं बोलूंगा 18 ग्राम H2O में कितना हाइड्रोजन होता है, 2 ग्राम। अरे यार 18 ग्राम में से 2 ग्राम कंट्रीब्यूशन
हाइड्रोजन का होता है विशु यहां पर। तो 0.690 ग्राम ऑफ H2O में कितना कितना हाइड्रोजन होगा जरा बताओ। तो 0.690 इंटू 2 डिवाइड बाय कितना, तो कितना आएगा ये, बाकी का बचा हुआ ये आ जाएगा 0.690 इंटू 2 डिवाइड बाय में 18, दिस इज 0.076 पॉइंट। मतलब क्या है, ध्यान देना भाई सब बच्चे, मुझे ये पता लग गया इस फ्यूल गैस में से जो ये CO2 H2O निकला है उस 3.38 ग्राम CO2 में कितना कार्बन है और इस इतने 0.690 ग्राम H2O में कितना। अब तुम सब बच्चे मुझे बताना कि परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकालूं, किसी चीज की परसेंटेज कैसे निकलती है। जो टोटल मास है ऊपर उसका मास, तो टोटल कार्बन का और इसका मास मिला के कितना है बोलो, 0.92 प्लस में 0.076 टोटल मास है दोनों का। अब इस टोटल क्यों ले रहे, अरे ये दोनों ही तो फ्यूल गैस से आए होंगे, समझो मेरी बात को, फ्यूल गैस से दोनों निकल के आए होंगे, कार्बन भी और हाइड्रोजन भी। तो मैंने कहा भैया दोनों का मास मिला के इतना है, जिसमें से कार्बन का मास कितना है बोलो, इंटू किससे करूंगा, तो क्या निकल के आएगी, परसेंटेज ऑफ कार्बन। और जब तुम्हें परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन मिल गया ना, उसके बाद चाहे मैं क्वेश्चन कराऊं ना कराऊं फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज इंपेरिकल फॉर्मूला तो आता है सब निकालना। आता है कि नहीं आता, ये क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक ही मुश्किल है, यहीं तक मुश्किल क्या, बस यहीं तक पता होना चाहिए था कि कैसे निकलेगा कार्बन और हाइड्रोजन का मास, बस उसके बाद तो ये क्वेश्चन भी निकली है। तो मुझे बता दो कितना आएगा परसेंटेज, तो यहां से जब परसेंटेज निकालेंगे तो कैलकुलेट करके मैं आपको बता देता हूं। नीचे का सम बनेगा 0.92 प्लस में 0.076 बने रहना क्वेश्चन में, बस मैं आपको इतना कहूंगा ये बनेगी वैल्यू बच्चों 0.92 डिवाइड बाय में 0.996 इनटू में क्या, तो इसकी जो परसेंटेज बच्चों निकल के आती है दिस विल बी 0.92 into 100 divided by 0.996, this will be 92.3%। 92. अब एक बात सुन लीजिए क्या जरूरी है हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालनी, क्या कर सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी निकालो तो क्या आएगा 0.076 अपॉन में क्या आएगा इनटू क्या, कर लेना अगर मन में संदेह हो तो 7.7% आ जाएगा, कर लेना, ये काम आप करके चेक कर सकते हैं भाई, समझ में आया कि नहीं आया। एंड व्हेन यू गेट द परसेंटेज ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसके बाद ये क्वेश्चन बिल्कुल नकली हो गया। कैसे, आप लोग क्या करोगे, टेक अ 100 ग्राम ऑफ सैंपल, तो मुझे बताना जरा उसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन बताओ कैसे निकलेंगे। कार्बन का मास सब बच्चे बोलो कितना बोलोगे, अपॉन में याद आना चाहिए भाई, कॉन्सेप्ट याद नहीं फिर कुछ नहीं हो सकता बच्चों, कॉन्सेप्ट तो आना चाहिए। तो मुझे बताइए 100 ग्राम के सैंपल में कितने ग्राम कार्बन होगा बताओ जरा, 92.3 ग्राम, तो 92.3 डिवाइड बाय कितना आएगा 12 ग्राम पर मोल, कितना आ जाएगा वैल्यू, दिस विल बी 7.7 मोल। मुझे बताना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्या आ गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। 7.7 डिवाइड बाय 1 कितना आ गया बताओ जरा, सिंपलेस्ट रेशियो कार्बन इज टू हाइड्रोजन की सिंपलेस्ट रेशियो बताओ, 7.7 रेशियो 7 पॉइंट क्या आएगी बताओ, क्या बन गया इंपेरिकल फॉर्मूला, क्या बन गया इंपेरिकल फॉर्मूला, बहुत अच्छे, इंपेरिकल फॉर्मूला बन गया सर, इंपेरिकल फॉर्मूला बन गया C1H1 C1, बट ये सिंपलेस्ट रेशियो है, एक्चुअल फॉर्मूला तो कुछ और होगा ना, तो ये तो इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया। अब सेकंड पार्ट समझो, मोलर मास था, क्या था बोलो, मोलर मास। क्या तुम मोलर मास निकालते वक्त बिल्कुल भी टेंशन लोगे, क्योंकि हमें सर पहले से ही पता लग चुका मोलर मास निकालने का तरीका। हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स किसी भी चीज के क्या होते हैं बोलो, मास अपॉन में क्या, मोलर मास, यहां पर क्या आएगा बोलो, वॉल्यूम अपॉन में क्या आएगा 22.4 लीटर एट, तो जरा उसने दिया तो है कि जब उसका वॉल्यूम 10 लीटर होता है, ध्यान दो, जब उसका वॉल्यूम कितना होता है 10 लीटर, कुशल 10 लीटर जब वॉल्यूम होता है उसका मास कितना होता है 11.6, तो मास दिया हुआ वॉल्यूम दिया हुआ, तो यहां से क्या निकलेगा मोलर मास। तो मुझे बताओ मोलर मास कितना आ जाएगा, इसको तो ले जाओ, इधर आ जाएगा 11.6 इंटू में कितना 22.4 डिवाइड बाय कितना 10, आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, इसका आंसर 26 आता है, हमें याद है, ठीक है, तो 26 आता है, 26 ग्राम पर मोल इसका क्या आ गया। तो भैया अगर इसका मोलर मास 26 है तो मोलिकुलर फॉर्मूला बता रहे हैं, तो याद करो मोलिकुलर फॉर्मूला बताने से पहले मुझे एन निकालना पड़ता है, क्या निकालना पड़ता है, एन क्या होता है जरा बताना, मोलिकुलर मास अपॉन में, अरे भूल गए लगता है, तो मोलिकुलर मास कितना होगा बताओ जरा 26, अरे मोलर मास मोलिकुलर मास की वैल्यू सेम आएगी, और इंपेरिकल कितना होगा 12 और 1 आंसर, एन 2, तो मोलिकुलर फॉर्मूला बताओ कितना आ गया, मोलिकुलर फॉर्मूला कितना आ गया C2, मतलब कौन था ये, इथाइन था, कौन था ये, बिल्कुल भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, आप कहेंगे सर क्वेश्चन में लेंथ ज्यादा है, यार मुझे तुम बस एक छोटी सी बात बताओ बच्चों, ये क्या है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, कौन सा कॉन्सेप्ट है इंपेरिकल का, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है तुम्हें पता है, स्टीशियोमेट्री कॉन्सेप्ट है ये।
तो स्टीशियोमेट्री कंबाइंड विद द इंपेरिकल कॉन्सेप्ट एंड बस इंपेरिकली पूछा और वैसे मोल कॉन्सेप्ट भी लिया है बीच में। तो ये क्वेश्चन कितने कॉन्सेप्ट्स को मिला के बनाया गया, 3 कॉन्सेप्ट्स को लगा के, है ना। मोल कॉन्सेप्ट भी इंक्लूड है, इंपेरिकल फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट भी इंक्लूड है और स्टीशियोमेट्री तो इंक्लूड है। दोबारा सुन लीजिए, मैं आपको बोल रहा हूं सेकंड टाइम करने के बाद हमें इजी लगने वाला है। क्वेश्चन साहब इतना तो था कि मेरे पास कोई वेल्डिंग फ्यूल गैस है जो कि किससे मिलकर बना हुआ, कार्बन और हाइड्रोजन से, उसको जलाएंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, डेफिनेटली CO2 और क्या निकलेगा, H2O। उसने बताया कि जब मैंने उसको जलाया तो मुझे इतने ग्राम CO2 मिला और इतने ग्राम बोलो क्या मिला, H2O मिला। और मेरे को ये पता है कि जब वो 10 लीटर उसका वॉल्यूम में लेता हूं फ्यूल गैस का, वेल्डिंग फ्यूल का, तो उसका मास कितना होता है, 11.6 ग्राम। मैंने कहा मुझे ये जो 11.6 ग्राम उसका मास दिया हुआ है, वॉल्यूम 10 लीटर दिया हुआ है, ये मुझे लेटर ऑन उसका क्या निकालने में मदद करेगा, मोलर मास। जिनको फॉर्मूला पता है मोलर मास निकाल लेंगे। क्लियर है कि नहीं। हाँ, हालांकि उसने मुझसे उसके बाद इंपेरिकल फॉर्मूला और पूछा है, तो मैंने कहा इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है अगर मुझे इसका फ्यूल गैस का, तो मुझे कार्बन और हाइड्रोजन की बोलो क्या चाहिए, परसेंटेज क्या चाहिए। और अगर हम दोनों की परसेंटेज निकालनी तो पहले हम दोनों को क्या चाहिए, मास। और मास कैसे निकालूंगा, तो मैंने कहा मेरे को पता है इतने ग्राम CO2 है, इतने ग्राम CO2, तो मैंने कहा भैया 44 ग्राम CO2 के अंदर 12 ग्राम कार्बन का मास होता है, तो बताइए 3.38 ग्राम CO2 में कितना कार्बन होगा, प्रोपोर्शनली निकाल लिया, तो कार्बन पता लग गया इतने ग्राम है। ऐसे 18 ग्राम H2O में 2 ग्राम हाइड्रोजन होता है, तो इतने ग्राम H2O में इतने ग्राम क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। इससे हाइड्रोजन का मास पता लग गया। अब मैंने परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाल लिया, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकाल लिया। जैसे ही परसेंटेज आया उसके बाद तो आपको पता है 100 ग्राम सैंपल, नंबर ऑफ मोल्स, रेशियो याद आ रहा है, नहीं आ रहा है याद, है ना। एन निकाला और मोलिकुलर फॉर्मूला निकाला। अगर आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर है ना, फिर ये क्वेश्चन भी कुछ नहीं लगता है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट मिसिंग है, नंबर ऑफ मोल्स का कॉन्सेप्ट नहीं आता है, इंपेरिकल नहीं आता है, स्टीशियोमेट्री नहीं आता है, मिसिंग लगेंगी चीजें मुश्किल लगेंगी और समझ नहीं आएगा। इसीलिए चैप्टर पहले कराया जाता है, एक्सरसाइज बाद में कराते हैं कि भैया आप लोग पहले वो चीजें अच्छे से करके रखें, तब ये बहुत ईजी लगता है। सिलेबस मुश्किल नहीं है, साइंस मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी 11th-12th की, आप सोचते हो कि बहुत मुश्किल होने वाली है। सारा ये कि आप पहले कितनी मेहनत कर लेते हो अगली चीज को समझने के लिए। अगर पहले बहुत अच्छी मेहनत करेगी आसान ही लगता है। अब ये नहीं करा होता ना, जैसे कि वो कंसेप्ट नहीं करा हुआ, फिर ये नहीं करा हुआ, और फिर जाके हम एंट्रेंस बेस के जो जेई एडवांस तक के क्वेश्चन आते हैं, मेंस तक तो कवर हो ही जाता है, मेंस तक का ऐसे कुछ खास नहीं आता क्वेश्चन, एनसीईआरटी ढंग से आते हो जाएंगे मेंस के क्वेश्चन। एडवांस तक के क्वेश्चन आते हैं, वो कैसे समझ में आएंगे जब तक यही नहीं आता होगा, तो क्योंकि वो क्वेश्चन को थोड़ा सा और एडवांस लेके जाएंगे, आपको ये वाली बात नहीं पता होगी। समझ आ रहा है। तो पहले ये स्टेज अपनी अच्छे से कंप्लीट करिए, वो समझ में आने लग जाएगी 100%। क्लियर और नॉट। इस तरह क्वेश्चन मैंने क्लास में करवा रखा, 1 ग्राम AU 1 ग्राम सोडियम, आप देख लीजिएगा, मैंने क्लास में परफॉर्म करवा रखा है क्वेश्चन। सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह आती होगी, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने क्लास में करवाया ना, तो ये सब तो छोड़ दीजिए। ओके, लिमिटिंग एजेंट डन है हमारा। एक बड़ा ही फेमस क्वेश्चन और आता है बच्चों एग्जाम के अंदर, वो है क्वेश्चन देख लीजिए, ये बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है आपके स्कूल एग्जाम के अंदर। 25th क्वेश्चन कह रहा है हाउ आर 0.50 मोल सोडियम कार्बोनेट और 0.50 कैपिटल M सोडियम कार्बोनेट डिफरेंट, बताओगे कैसे 0.50 मोल सोडियम कार्बोनेट डिफरेंट है 0.50 मोलर सोडियम कार्बोनेट से। कौन बताएगा, कौन बताएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। मैं बता रहा हूं जो क्वेश्चन यही आएंगे, देख लेना आपके एग्जाम के अंदर, स्कूल एग्जाम के अंदर, तो इसलिए ढंग से सुन लो। वही सिलेक्टेड बता रहा हूँ सारे के सारे जो आते हैं, और जो छोड़ रहा हूँ ना वो ऑलरेडी ऐसे हैं जो इजीली आप कर लोगे, ठीक है ना, वो बहुत इजी है, ध्यान रखना। तो मुझे बताना जरा 0.50 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट और 0.50 कैपिटल M सोडियम कार्बोनेट क्या मतलब है। देखो ये 0.50 मोल सिर्फ एक संख्या को बता रहा है कि आधा मोल सोडियम कार्बोनेट है, आधा मोल समझते हैं ना, जैसे आधा दर्जन हो सकता है 6, वैसे आधा मोल क्या है सोडियम कार्बोनेट। और ये बता रहा है सर मोलैरिटी, क्या बता रहे हैं कि भैया ये कैपिटल M मोलैरिटी होती है, भूला मत करो, ये मोल पर लीटर होता है। कि सर ये वाली दूसरी वाली चीज बता रही है कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन द सॉल्यूशन, दैट इन द सॉल्यूशन देयर इज 0.50 मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, कि उस सॉल्यूशन के अंदर हर लीटर पर कितने पार्टिकल्स सोडियम कार्बोनेट के 0.50 मोल्स। और ये बता रहा है सिर्फ उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, वो बता रहा है उसके कंसेंट्रेशन को। मोलैरिटी और नंबर ऑफ मोल्स दोनों अलग चीजें हैं ना। मोलैरिटी तो क्या बताता है, द कंसेंट्रेशन ऑफ द सोडियम कार्बोनेट, द कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। नहीं आ रहा समझ में, तो बस यही लिखना है कि एक कंसेंट्रेशन बता रहा है, एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स बता रहा है। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। सो गाइस ये डन हो गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब एक वैसे ये क्वेश्चन PPM वाला अच्छा है, लेकिन अभी टाइम नहीं बचेगा उसको कराने का। प्रैक्टिकल करें अब शुरू। कुछ क्वेश्चन फिर भी रह गए हैं थोड़े बहुत, एक आध है, मुश्किल नहीं है ज़्यादा, करवा दूंगा वो भी मैं आप लोगों को, ठीक है ना। एक और सिटिंग हम लगाएंगे अभी इसकी न्यूमेरिकल की,
कभी भी बीच में, चाहे नेक्स्ट संडे लगा लेंगे और करवाएंगे। लेकिन मेन जो न्यूमेरिकल्स बहुत नेसेसरी है ना वो हो गए। और अब आप लोग अपनी एक्सरसाइज ट्राई करिएगा, जो दिक्कत आए मुझे बताना। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में भी रह गया, बता दूं अगर समझ पाओ तो। 2 मिनट सुन लो, खत्म ही हो जाएगा फिर वो। सुन लो, फिर बस शुरू करेंगे प्रैक्टिकल। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, एक वही तो रह गया यार, कहां हुआ? देखो भाई ध्यान सुनो बच्चों, लेकिन थोड़ा ढंग से सुनोगे तो ही मजा आएगा, नहीं तो फिर मुश्किल लगेगा। देखिए क्या कहता है, आप थोड़ा सा ध्यान समझने की कोशिश करें। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? वो कहता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन को अगर मैं मिलाऊं, कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाऊं, रिएक्शन नहीं लिख रहा हूं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है। और कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाने पर, जितेन, कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। ध्यान देना भाई, नैतिक बनती है दोनों चीजें। अब ध्यान से आप ऑब्जर्व करो, इन दोनों में इसका मास कितना है बोलो? 12 ग्राम। इसका कितना है बोलो? तो पूरा 28 ग्राम है। ध्यान देना भाई, ध्यान देना। अच्छा इसमें बताना कितना है बोलो? इसका कितना हो गया? वो ये कहना चाह रहा है कि व्हेन टू एलिमेंट्स, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनना भाई, व्हेन टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म अ मोर देन वन कंपाउंड, जब दो एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन एक से ज्यादा कंपाउंड की संभावनाएं रखता हो, कार्बन और ऑक्सीजन मिलने पे कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकता है। तो वो एलिमेंट जिसका मास हमने चेंज करा होगा वो हमेशा सिंपलेस्ट रेशियो में होगा। किसमें होगा? जैसे कि देखो ये तो 12-12 फिक्स है, लेकिन जिसका चेंज करा तो वो 16 के बाद कितना हुआ बोलो? 32। तो कितनी रेशियो? 1:2, 1:। इसका कारण भी है, आप थोड़ा सा एक लॉजिक लगाना। मैं जो बोलूंगा अगर ये बात आपने पकड़ ली ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा ये लॉस कैसे बने हुए। यार खुद सोचो कि पहले एक ऑक्सीजन लिया होगा तब उसका मास 16 ग्राम होगा। वितान, एक ऑक्सीजन लिया होगा तो कितना मास होगा? 16 ग्राम। अब एक ऑक्सीजन के बाद सीधा तुम कितने ऑक्सीजन ले सकते हो? 2। जब 2 लोगे तो अगला मास सीधा ही ऑक्सीजन का 32 ग्राम आने वाला है ना भाई। या कितना ले सकते हो? 3। 3 ऑक्सीजन ले सकते हो, तब जाके शायद कुछ ना कुछ नया बन जाएगा। अरे भाई मैंने एक कार्बन लिया और एक ऑक्सीजन लिया, यहां पर एक कार्बन लिया और एक ऑक्सीजन लिया तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। समझिए मेरी बात को। तब तूने 12 ग्राम ये लिया था, 16 ग्राम ये लिया था। अगर कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से कुछ और भी बनता है तो तू अब ऑक्सीजन का अमाउंट बदलेगा ना, पहले कुछ और लेगा, अब ऑक्सीजन को कुछ और लेगा। तो मान लीजिए तूने ऑक्सीजन को 1 की बजाय तो अगला कितना ले सकता है? 2 ऑक्सीजन ले सकता है। अगर तूने ऑक्सीजन को 2 लिया तो वो 16 ग्राम की बजाय कितना हो जाएगा? रेशियो क्या बनेगा 16 और 32 का? या तो ऑक्सीजन को कितना लेगा? 3 ऑक्सीजन, तब जाके शायद कोई नई चीज बन जाए। तब कितना आएगा बोलो? 16 और 48, कितना रेशियो आएगा? 1:3। समझे कि नहीं समझे? वो यही कहना चाह रहा है, समझने की कोशिश करते हैं। कहता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के 2 तरह की चीजें बनती हैं। सुन लीजिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के 2 तरह की चीजें बनती हैं। एक क्या? H2O, और एक क्या? H2O2। जरा मुझे बताना है इसमें हाइड्रोजन का मास कितना? ऑक्सीजन, देखो जब नई चीज बनी तो क्या हुआ? हाइड्रोजन ऑक्सीजन, रेशियो बताओ, पढ़िए जरा इसको। क्या बोलता है? दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय द डार्विन्स इन 1803। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अब इंपॉर्टेंट लाइन है यहां पर हल्का, इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन, दो एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से एक से ज्यादा कंपाउंड बन सकते हैं, द masses of the one element that combined with the fixed mass of other element, the masses of one element, ये one element ये वाला है, that combined with the fixed mass of other element, जो इसके fixed mass से combine हो रहा है, are in the ratio of small whole numbers। वो किस रेशियो में होगा? और शायद अगर तुम ढंग से सुन रहे हो ना तो एक ही बारी में क्लियर हो जाएगा। अगर एक कार्बन एक ऑक्सीजन मिलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, मतलब 12 और 16 मिलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, तो अगर इनके ही कॉम्बिनेशन से कोई नई चीज बनती होगी तो आप ऑक्सीजन को हो सकता है आप एक की बजाय कितना लोगे? 2 लोगे, 3 लोगे, 4 लोगे। जब आप ऐसा बढ़ाओगे एक ऑक्सीजन की बजाय 2 ऑक्सीजन या 3 ऑक्सीजन, तो मास भी तो सीधा दुगना या तीगुना होगा। तो रेशियो अपने आप में 1:2 1:3 की आएगी कि नहीं आएगी? सिंपलेस्ट रेशियो आएगी। अनामिका नहीं आ रही बात समझ? यही इंपॉर्टेंट चीज है। पता है क्या है? ये लॉज जो है ना बस थोड़े से ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। क्या भी रहे, द masses of the oxygen that is 1632 which combined with the fixed mass of hydrogen bears a simpler ratio 16:32, that is 1:2। that is the law of multiple proportion। जैसे कि यहां पर इसने एक क्वेश्चन पूछा, वो ये है, देखिए एक बार, सिंपल सी चीज है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, पढ़ के बताना इसको। यस, नाइट्रोजन इसने लिया 14 ग्राम, फिर ऑक्सीजन लिया 16 ग्राम। फिर कह रहे द फॉलोइंग डाटा आर ऑब्टेन्ड व्हेन द नाइट्रोजन इज रिएक्टिंग विद द डाइऑक्सीजन टू फॉर्म अ डिफरेंट कंपाउंड्स। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन कर रहे हैं और नए नए कंपाउंड बन रहे हैं। पता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन के कई कंपाउंड बन सकते हैं। NO2 बन सकता है,
N2O बन सकता है, N2O4 बन सकता है, N2O5 बन सकता है, बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं एक्चुअली में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की। तो कह रहे हैं कि मैंने क्या करा, अलग अलग अमाउंट लिया और अलग अलग कंपाउंड बन रहे हैं। मैंने 14 ग्राम नाइट्रोजन लिया तो 16 ग्राम ऑक्सीजन लिया तो कुछ बना, फिर 14 ग्राम नाइट्रोजन ही लिया, 32 ग्राम ऑक्सीजन लिया, कुछ और बन गया। 28 ग्राम नाइट्रोजन करते के साथ ही 32 ग्राम ऑक्सीजन करते साथ कुछ और बना, 28 से लेते कुछ और बना। कह रहा है पहली बात तो बताओ कि कौन सा लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन यहाँ पर फॉलो हो रहा है। अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने पे अलग अलग कंपाउंड बने ही जा रहे हैं, बस मास चेंज करे जा रहे हैं, नाइट्रोजन थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं, ऑक्सीजन थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं, तो कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल। और मजे की चीज आप लोग देखिए कि इन सभी केसेस में, पहले दो केसेस देख लीजिए, 14-14 सेम है, इन दोनों का रेशो 1:2 है, इन दोनों का रेशो, इसमें 28-28 सेम है, इन दोनों का रेशो देख लीजिए 2:5 है, 32 को 80 से काट लीजिए 2:5। अरे नहीं आया समझ में, यही चीज है बस। जब भी दो एलिमेंट्स कंबाइन करके एक से ज्यादा चीजें बना सकती हैं, तो जब वो अलग अलग चीजें बन रही होंगी तो आपने जिन एलिमेंट्स का मास चेंज करा होगा वो हमेशा कैसे रेशो में होंगे, सिंपलेस्ट रेशो में। समझ आया कि नहीं आया? देखिए इस चैप्टर में मेहनत करिए, अभी भी मैं एक क्लास और लगाऊंगा इसको थोड़ा सा और फिनिश करने के लिए, ठीक है ना। हम ऐसी क्लासेस बीच बीच में लगाते रहेंगे बस, लेकिन कंडीशन ये है कि आप लोग अपने चैप्टर को अपने लेवल पे जितना प्रिपेयर कर सकते हैं उतना करके रखिए। टॉपिक्स तो सारे ही करा रखे ना, और मैं टेस्ट में भी सिर्फ वही चीजें दूंगा आप लोगों को जो मैंने कराई क्लास में, मैं कुछ भी अलग नहीं दूंगा, चिंता मत करिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कर लेंगे टेस्ट के लिए प्रिपेयर, तो सारे टॉपिक्स जो मैंने क्लास में कराए थे वो कर लेना, और आज जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन कराए वो भी कर लेना। चलो अब शुरू करते हैं मामला प्रैक्टिकल का। 2 मिनट का ब्रेक है। हाँ पानी होगा बाहर। हाँ बोलो। हाँ हाँ बिल्कुल भाई। दो मिनट का ब्रेक है। आप लोग सभी बच्चे जिनको जितना आता है वो एक बार इसको देख लीजिए, फिर मैं सेटअप्स प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोगों को। नैतिक